हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 20th एंड 21st ऑफ फरवरी के डेली करंट अफेयर्स, राइट। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डेज। तो इम्पोर्टेंट डेज में सबसे पहले हम देखेंगे 19th ऑफ फरवरी का। तो 19th ऑफ फरवरी को होता है छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती। छत्रपति शिवाजी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिसको शिव जयंती भी बोला जाता है, राइट। कब होती है शिव जयंती? 19th ऑफ फरवरी को। नेक्स्ट है 20th ऑफ फरवरी। 20th ऑफ फरवरी को होता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 20th ऑफ फरवरी विच डे? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। और इस साल का ये जो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस, ब्रिजिंग गैप्स एंड बिल्डिंग अलायंसेस। तो ये था इसका थीम, राइट। और ये जो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है, इसको डिक्लेयर किया था हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2007 में, राइट। फिर नेक्स्ट 20th फरवरी को और क्या होता है? 20th फरवरी को एक तो होता है मिजोरम स्टेटहुड डे और दूसरा होता है अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड डे। मतलब कि 20th ऑफ फरवरी को जो मिजोरम है 1987 में, 20th ऑफ फरवरी 1987 को जो मिजोरम था वो एक स्टेट बना था, इंडिया का 23rd स्टेट। 1987 में 20th ऑफ फरवरी को मिजोरम इंडिया की 23rd स्टेट बनी थी, राइट। और इसी दिन 24th स्टेट कौन सी बनी थी? अरुणाचल प्रदेश। 20th फरवरी को 1987 में, राइट। 1987 20th फरवरी को दो स्टेट्स जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई थी। कौन सी थी? एक तो मिजोरम और दूसरी थी अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम 23rd स्टेट बनी थी और अरुणाचल प्रदेश जो था वो 24th स्टेट बनी थी, राइट। तो ये दो चीजें याद रखनी है। अब हम इन दोनों स्टेट्स की मैप पे एक बार लोकेशन चेक कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर आ जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, राइट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है दोनों ही। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट नीचे आ जाता है मिजोरम, और मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल, राइट। अरुणाचल प्रदेश, नागा, मणि, मिजो, त्रिपुरा, राइट। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो इन सारी स्टेट्स की एक बार हम लोकेशन देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे असम है, मेघालय है। तो इनको क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच सेट? अब जो हमारे जैन मुनि जी थे आचार्य विद्यासागर जी, इनका रिसेंटली देहांत हो गया था। तो ये कौन से सेट को बिलोंग करते हैं? जैनिज्म के दो सेट होते हैं, एक होता है दिगंबर, दूसरा होता है श्वेतांबर। तो ये जो थे हमारे जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी, ये दिगंबर सेट के थे, राइट। दिगंबर एंड श्वेतांबर दो सेट हैं। दिगंबर सेट में क्या होता है? जो नेक्ड साधु होते हैं, और श्वेतांबर में जो व्हाइट क्लाइडेड, मतलब कि जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं। तो ये दोनों अलग अलग सेट है जैनिज्म के ही, राइट। और जो हमारे विद्यासागर जी थे ये दिगंबर सेट के थे। तो ये जैनिज्म के एक बहुत ही ग्रेटेस्ट एक तरह के जो आचार्य गुरु थे। तो इनका रिसेंटली देहांत हुआ है। कहाँ पे हुआ है? छत्तीसगढ़ में। तो कहाँ पे हुआ है इनकी डेथ? छत्तीसगढ़ में हुई है। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे? डोंगरागढ़ में। डोंगरागढ़ में हुई है, छत्तीसगढ़ में। तो वहां पे उन्होंने पहले क्या किया था? सलेखना। सलेखना क्या होता है? मतलब कि सलेखना एक तरह का फास्ट होता है। इट मीन्स कि उनको पहले ही पता चल गया था कि उनका अब अंतिम समय आ गया है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही खाना पीना छोड़ दिया था, जिसको बोलते हैं सलेखना, राइट। सलेखना क्या होता है? एज इट इज सलेखना भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सलेखना। तो सलेखना में क्या होता है कि उनको पहले से ही पता चल गया था कि उनकी अब डेथ होने वाली है, इसलिए उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। तो ये जो खाना पीना छोड़ने वाला होता है, इसको बोलते हैं सलेखना जैनिज्म में। नेक्स्ट है श्री कालकी धाम टेम्पल्स फाउंडेशन स्टोन लेड डाउन इन विच स्टेट? श्री कालकी धाम टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है तो कौन सी स्टेट में? उत्तर प्रदेश में, राइट। अब ये जो कालकी धाम टेम्पल है ये लॉर्ड कालकी को डेडिकेटेड है। लॉर्ड कालकी कौन थे?
लॉर्ड काल्की हिंदुइज्म के लॉर्ड विष्णु के 10वें अवतार थे। तो टोटल कितने अवतार थे विष्णु जी के? 10 अवतार थे। तो 10th अवतार कौन सा था? लॉर्ड काल्की। तो उन्हीं को डेडिकेटेड ये काल्की धाम टेम्पल वहां पे बनाया जा रहा है। और इसके लिए जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कितनी आएगी? इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं। तो जिनके लिए टोटल कितने ये पैसे वहां पे दे रहे हैं, कितना खर्चा आ रहा है? टोटल 10 लाख करोड़ का इन पे खर्चा आएगा, जितने भी वहां पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं यूपी में। तो टोटल कितने हैं? 14,000 प्रोजेक्ट्स जो है इनॉग्रेट किए गए हैं। तो वर्थ रुपीज 10 लाख करोड़। नेक्स्ट है फ्रैंकोफोन शशि थरूर कॉन्फर्ड फ्रांस टॉप सिविलियन ऑनर। फ्रांस का टॉप सिविलियन ऑनर अवार्ड दिया गया है किसको? पॉलिटिशियन शशि थरूर जी को, राइट। तो ये क्या है? फ्रांस का टॉप सिविलियन ऑनर अवार्ड जो है उसका नाम क्या है? चेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर। ये फ्रेंच वर्ड है, जो भी है इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो ये किसको दिया गया है? शशि थरूर जी को दिया गया है। इसकी सेरेमनी न्यू दिल्ली में हुई थी, राइट। नेक्स्ट है महाराष्ट्र असेंबली क्लियर्स 10% मराठा कोटा बिल। तो महाराष्ट्र की असेंबली ने मराठा जो वहां की कम्युनिटी है एक, तो उनको 10% कोटा देने का जो बिल था वो पास हो चुका है। तो अब ये क्या है? वहां पे जो मराठास है उनको 10% रिजर्वेशन दी जाएगी। कहां पे दी जाएगी? एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे उनको 10% की रिजर्वेशन मिलेगी। दूसरा महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट जॉब्स है, महाराष्ट्र स्टेट की जो गवर्नमेंट जॉब्स है वहां पे उनको 10% रिजर्वेशन दी जाएगी, जो मराठा कम्युनिटी के लोग हैं उनको, राइट। तो इसके लिए पहले एक कमेटी बनी थी। कमेटी का नाम क्या था? महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कमेटी का नाम था। ये कमेटी बनाई गई थी रिजर्वेशन के लिए, मराठा कम्युनिटी की रिजर्वेशन के लिए। तो अब ये जो कमेटी आई थी इसकी रिपोर्ट क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ दिस कमेटी कि जो महाराष्ट्र की टोटल पॉपुलेशन है उसकी 28% पॉपुलेशन जो है वो किसकी है? मराठास की है। 28% पॉपुलेशन किसकी है? मराठास की है। तो इसलिए जो मराठास है वो किस में आते हैं? वो एक बैकवर्डनेस क्लास में आते हैं। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में अगर हम देखें तो वहां पे जो मराठा कम्युनिटी है वो किस में आती है? बैकवर्ड क्लासेस में आती है। तो इसीलिए उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए। और जो रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन वहां पे जो 62% एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उससे ऊपर 10% कोटा जो है वो मराठास को देना है, राइट। तो 52% वहां पे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन चल रही है महाराष्ट्र में। 10% जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की है। 52% कास्ट बेस्ड है जो SC ST BC वगैरह को दी जाती है, और 10% है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए, और 10% जो है वो अब दी जाएगी मराठा कम्युनिटी को, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। एरा ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट इन जम्मू एंड कश्मीर रिप्लेस्ड बाय द डेवलपमेंट PM हिल्स 370 मूव। तो रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है तो वो गए थे जम्मू कश्मीर में। तो वहां पे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि पहले जम्मू कश्मीर में जहां पे बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे तो वहां पे अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे। मतलब कि जम्मू जो सिटी है उसको प्रॉपर्ली डेवलप किया जाएगा, राइट। तो अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर गए थे तो उनका क्या बोलना था कि पहले जो आर्टिकल 370 था, जो आर्टिकल 370 था उसकी वजह से हम जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे। हमारी जो सेंटर की सरकार है वहां पे इतना ज्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। लेकिन अभी जो आर्टिकल 370 है इसको तो हटा दिया गया है। 370 तो अब वहां पे है नहीं है, तो इसीलिए अब हम वहां पे क्या करेंगे? डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, राइट। क्योंकि आर्टिकल 370 ऐसा आर्टिकल था जो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में एक तरह का जो था रुकावट डाल रहा था। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है उनका बोलना है, राइट। तो ये न्यूज में जो चीजें लिखी है वही मैं आपको बता रही हूँ, कोई मेरा अपना ओपिनियन नहीं है यहाँ पे, राइट। तो अब वहां पे उन्होंने क्या, ये जो प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए हैं वहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर,
तो कितनी की कॉस्ट है उनकी, 32,000 करोड़ के वहां पे प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च किए गए हैं जम्मू सिटी में। तो जम्मू सिटी में मौलाना आजाद स्टेडियम में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एड्रेस किया था, तो वहां पे उन्होंने बोला था कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू जो सिटी है वहां पे फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का, जो किससे रिलेटेड होंगे, एजुकेशन से रिलेटेड होंगे ये प्रोजेक्ट, स्किल्स से रिलेटेड होंगे, इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड होंगे, हेल्थ से, इंडस्ट्री से, कनेक्टिविटी से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट्स होंगे। मतलब इसके अंदर रोड्स वगैरह बनाई जाएंगी, इंडस्ट्रियल सेटअप किया जाएगा, हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह भी खोले जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्कीम्स भी इसके अंडर चलाई जाएंगी, राइट। नेक्स्ट है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया अफ्रीकन मेडिटेरेनियन वेडर बर्ड स्पॉटेड इन वरंगल। वरंगल कहां पे है, तेलंगाना में, वरंगल तेलंगाना में, राइट। वरंगल तेलंगाना में ये वेडर बर्ड जो है ये फर्स्ट टाइम देखा गया है। ये रहा वेडर बर्ड। तो ये कहाँ का नेटिव है, ये नॉर्थ अफ्रीका का नेटिव बर्ड है और कहाँ पे है, मिडिल ईस्ट एंड मेडिटेरेनियन रीजन का ये नेटिव बर्ड है और रिसेंटली इसको वरंगल में देखा गया है। वरंगल के पास एक अमावरी पिट लेक है, तो वहां पे इसको रिसेंटली देखा गया है, इस बर्ड को, हैदराबाद में, राइट। तो नाम क्या है, वेडर बर्ड। नेक्स्ट है, सेंटर सैंक्शन न्यू रेलवे लाइन बिटवीन पुरी एंड कोणार्क। पुरी एंड कोणार्क के बीच में, पुरी में कौन सा टेम्पल है, श्री जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में और सन टेम्पल है कोणार्क में। तो इन दोनों के बीच में, पुरी और कोणार्क दोनों के बीच में एक रेलवे लाइन जो है नई बनाई जाएगी। तो टोटल इसकी जो लेंथ होगी 32 किलोमीटर की होगी और इस पे जो, इसके लिए जो पैसा सैंक्शन किया गया है वो कितना है, 492 करोड़ रुपीस, राइट। नेक्स्ट एक आर्टिकल है, हिंदू में आया था, वाई आर फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेन। तो फार्मर्स से रिलेटेड है। अब वैसे हमने पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि फार्मर्स की डिमांड्स क्या है, राइट। तो उसी से रिलेटेड है। अब इसमें आज का ही, ये जो आज का न्यूज़पेपर है उसी का ये आर्टिकल है। तो अब तक फार्मर प्रोटेस्ट में क्या हुआ है तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है, राइट। अब ये जो फार्मर प्रोटेस्ट था ये कब शुरू हुआ था, February 13th ऑफ February को ये फार्मर प्रोटेस्ट जो था वो शुरू होता है। किसके द्वारा शुरू किया गया था, एक तरफ था किसान मजदूर मोर्चा और एक था संयुक्त किसान मोर्चा। दो पार्टीज थी, कौन कौन सी, किसान मजदूर मोर्चा एंड संयुक्त किसान मोर्चा। दोनों ने मिलकर ये जो मार्च था, ये जो प्रोटेस्ट था ये शुरू किया था। तो स्टार्टिंग में इनका एम क्या था, 13 फेब को ये शुरू हुआ था। तो इनका एम था कि हम दिल्ली जाएंगे, चलो दिल्ली चलो, इनका जो था मेन स्लोगन था। और जब ये शुरू किया गया था तो इनकी मेन डिमांड थी, बहुत सारी वैसे तो डिमांड्स थी, जैसे लोन वेवर हो गया, कि जो पिछले जो किसान आंदोलन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जो भी जिन फार्मर्स की डेथ हुई है उनकी फैमिली को जो भी कुछ गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए। तो ये कुछ और डिमांड्स भी थी। जो उनकी मेजर डिमांड थी वो क्या थी, मेजर डिमांड एक थी एमएसपी को लेकर और दूसरी थी फार्म लोन वेवर को लेकर। मेजर डिमांड्स कौन सी थी, दो थी उस टाइम पे मेजर डिमांड्स, बाकी बहुत छोटी छोटी और डिमांड्स भी बहुत है। एक तो एमएसपी की थी और दूसरी कौन सी थी, लोन वेवर की, राइट। दूसरी डिमांड थी लोन वेवर की। तो ये दो मेजर डिमांड्स थी जिनको लेकर इन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था, राइट। तो ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया पंजाब स्टेट से फार्मर्स आए और जैसे ही वो हरियाणा बॉर्डर पे आए तो हरियाणा बॉर्डर पे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली उठाकर वो आए थे। फार्मर्स जो आए थे ट्रैक्टर ट्रॉली पे आए थे और जैसे ही वो हरियाणा बॉर्डर पे आए तो उनको वहीं पे रोक दिया गया। तो यहाँ पे बॉर्डर्स का नाम भी दिया हुआ है, शंभू अंबाला एंड खनौरी जींद बॉर्डर। तो वहां पे ये जो इंटरस्टेट बॉर्डर है पंजाब एंड हरियाणा का, तो वहीं पे इनको रोक दिया गया, वहां पे बैरिकेडिंग करी गई। इसके अलावा उनपे जो टीयर गैस थी वो भी उनपे छोड़ी गई, वायर्स वगैरह लगाई गई, कंक्रीट बैरिकेड्स लगाए गए, ब्लॉक्स, बोल्डर्स, ट्रेंचेस वगैरह, खड्डे भी खोदे गए, एंटी राइट्स व्हीकल्स वहां पे बुलाए गए। तो ओवरऑल जो है वहां पे उनको रोका गया, राइट। अब ये जो भी कुछ किया इस पैराग्राफ में लिखा है उन्होंने, जो भी उनकी रुकावटें डाली, तो ओवरऑल उनको वहां पे रोक दिया गया फार्मर्स को वहीं पे। अभी तक फार्मर्स वहीं पे ही थे। आज की जो है आगे स्टोरी लिखी हुई है, आज का उनका क्या प्लान था। तो
उस टाइम पे उनको वहीं पे रोक दिया गया। उसके बाद गवर्नमेंट के साथ उनकी कुछ मीटिंग्स हुई दोनों के बीच में, एक तरफ हमारे जो थे किसान थे और दूसरी तरफ गवर्नमेंट लीडर्स के बीच में कुछ मीटिंग्स हुई। तो टोटल ओवरऑल अगर हम बात करें तो टोटल आई थिंक 4 मीटिंग्स इनकी अभी तक हो चुकी है। तो अब ये जो मीटिंग्स हुई थी, ये मीटिंग्स में कोई भी जो था एंड कंक्लूजन जो था वो निकला ही नहीं, राइट। तो फरवरी 18 को इनकी लेटेस्ट मीटिंग हुई थी, जो अभी लेटेस्ट मीटिंग थी वो 18 ऑफ फरवरी को हुई थी, 18 ऑफ फरवरी को। और 18 ऑफ फरवरी को जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी, एक तो थे यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, दूसरे थे पीयूष गोयल और नित्यानंद राय एंड फॉर्मर लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो हमारे किसान यूनियन की तरफ से थे, जगजीत सिंह डल्लेवाल एंड स्वर्ण सिंह पंधेर, राइट। किसान यूनियन की तरफ से 2 लीडर थे हमारे, और जो सरकार थी उनकी तरफ से कौन से थे, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल एंड नित्यानंद राय, ये 3 थे सरकार की तरफ से। तो इनके बीच में मीटिंग हुई थी। तो इस मीटिंग में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम 5 क्रॉप्स पे आपको जो है एमएसपी दे देंगे, क्योंकि मेन डिमांड इनकी एमएसपी को लेकर है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम 5 क्रॉप्स पे आपको एमएसपी दे देंगे। लेकिन अब हुआ क्या, 5 क्रॉप्स पे, उस पे उन्होंने बहुत सारी आगे जो थी, जो सरकार थी, उन्होंने भी 5 क्रॉप्स पे बोल तो दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे करेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे मतलब कि हम अगले 5 साल तक आपसे जो एमएसपी पे जो है खरीद लेंगे, लेकिन 5 साल तक का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा वो उसके बाद का देखेंगे। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे उन्होंने किया था। अब 5 कौन सी क्रॉप्स पे ये एमएसपी के लिए मान रहे थे, तो एक तो था मसूर, दूसरा था उड़द दाल, अरहर, मेज, कॉटन, राइट। तो इन 5 पे उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इन 5 क्रॉप्स पे एमएसपी ले लेंगे, लेकिन ये क्या होगा, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होगा। तो इस चीज को हमारा जो किसान मोर्चा है, जो भी है संयुक्त किसान मोर्चा, तो उन्होंने इसको मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जो एमएसपी है हमें वो किसके अकॉर्डिंग चाहिए, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसका जो फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला क्या था, A2 प्लस FL प्लस 50% मेथड वाला। A2 मतलब कि जितनी भी जो किसान की लागत आई है, जैसे सीड पे या जो भी कल्टीवेशन पे जो खर्चा आया है, FL जो फार्म लेबर जो लगी है वो, और प्लस उससे जितना भी उसका खर्चा आया है, फार्म लेबर वगैरह जो भी है, सीड का खर्चा, और उसके ऊपर 50% ज्यादा जो है रेट जो होगा वो एमएसपी होगा। मतलब कि कुल मिला के अगर किसान का खर्चा 100 रुपीज आ रहा है इंक्लूडिंग फार्म लेबर, तो हमारा जो एमएसपी होगा वो कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। या फिर एक और था इसका फॉर्मूला, C2 रेट ऑफ C2 मतलब इनपुट कॉस्ट एंड रेंट ऑफ लैंड प्लस 50%, राइट। जो भी रेंट पे अगर वो किसान काम कर रहा है तो रेंट जो है वो फार्म लेबर जो भी खर्चा आ रहा है तो 50% उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे इनकी जो भी थी, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे 5 साल तक हम कर लेंगे। तो हमारे जो फार्मर्स थे उनको ये नहीं अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हम नहीं करेंगे, परमानेंट एक लॉ होना चाहिए जिसके बेसिस पे जो हमारी क्रॉप्स है उनका एमएसपी तय होगा, और वो उस एमएसपी के ऊपर, एमएसपी पे हमारी जो क्रॉप्स है उसको जो हमारी सरकार है वो बाय करेगी। तो एमएसपी टोटल 22 क्रॉप्स पे है, देयर आर एमएसपी फॉर 22 क्रॉप्स, जिसमें से कौन कौन सी है, पल्सेस हो गए, ग्रेन क्रॉप्स हो गई, ऑयल सीड्स, पैडी होगी, कॉपरा होगी। तो ये कुछ है जिनके टोटल 22 क्रॉप्स है जिन पे सरकार एमएसपी जो है दे नहीं रही है, मतलब अनाउंस किया हुआ है कि 22 क्रॉप्स पे एमएसपी मिलेगा, लेकिन इसके लिए कोई लीगल लॉ नहीं है। तो फार्मर्स की डिमांड क्या है कि एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए, हमें गारंटी हो कि हाँ हमें एमएसपी पे मिलेगा तो मिलेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो इसीलिए ये जो प्रोटेस्ट था वो हो रहा है। तो अभी भी जो है 18 फरवरी को जो मीटिंग हुई थी उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। तो फाइनली आज मतलब 21 ऑफ फरवरी को इन्होंने बोला कि हम जितने भी बैरिकेड्स जो सरकार ने लगाए हैं, जो भी हमें रोकने के लिए बैरिकेड्स वगैरह, कीलें वगैरह, नेल्स वगैरह जो भी लगाए हैं, हम सब तोड़कर क्या करेंगे, हम 21 ऑफ फरवरी को सुबह 11 बजे हम दिल्ली चले जाएंगे।
राइट। तो अभी जो भी है अभी चल रहा है, आगे देखो दिल्ली पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं। तो इसमें वही पुरानी स्टोरी लिखी हुई है कि ये पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था 2020-21 के टाइम पे, तो उस टाइम पे ये 3 फार्म लॉज को लेकर था, जिसको बाद में सरकार ने रिपील कर दिया था। तो उस टाइम पे एमएसपी का भी एक था, एक तो ये 3 लॉज था, फार्म लॉज जो है वो रिपील किए जाए, प्लस था कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। तो उस टाइम पे सरकार ने बोला था कि ठीक है हम कमेटी बनाएंगे, उसके बाद हम आपको ये जो एमएसपी की गारंटी है ये भी दे देंगे। लेकिन एमएसपी वाला जो था मुद्दा ये अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ, एमएसपी पे गारंटी इनको नहीं मिली। तो इसके अलावा और इनके मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं कि मंथली पेंशन मिलनी चाहिए फार्मर्स को जो 58 ईयर से ऊपर है, फार्म लेबरर्स है या फार्मर है तो उनको 58 ईयर से के बाद उनको मंथली पेंशन मिलनी चाहिए। लोन वेवर, जिनके सिर पे कर्जा है उनका कर्जा माफ कर दिया जाए। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 जो है उसको, एक लैंड एक्विजिशन बिल आया था 2013 वाला, कहते हैं उसको री इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि जो 15 वाला है वो इनको नहीं अच्छा लगा। तो 15-13 वाला जो लैंड एक्विजिशन बिल है उसमें डिफरेंस क्या है इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पहले एक जो वीडियो बनाई थी। तो ये वाला मुद्दा है। इसके अलावा जो एमजी नरेगा स्कीम है, एमजी नरेगा, तो इसके अंडर क्या डिमांड है कि हमें 200 डेज का ग्रांटेड काम दिया जाए, साल के अंदर 200 डेज का। और इसके लिए जो वेज है वो कितनी होनी चाहिए, 700 पर डे जो वेज होनी चाहिए, और 200 डेज का ग्रांटेड काम दिया जाए। क्योंकि एमजी नरेगा के अंदर फिलहाल के लिए 100 डेज ग्रांटेड वर्क जो है वो दिया जाता है, तो इसको बढ़ाकर 200 डेज किया जाए। और साथ ही साथ जो डेली वेज है वो 700 रुपए होनी चाहिए, राइट। तो ये है हमारा फार्मर प्रोटेस्ट का करंट जो है सीन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।